दोस्तों, आपसे मैंने कहा था कि फिलिस्तीन को मान्यता मिलना और उसके बाद गजा के साथ सीज फायर। तीसरा चरण यह होगा कि नेतन्याहू जेल की सलाखों के पीछे भेजे जाएं। ये डिमांड बहुत जोरों से उठेगी। और चौथी डिमांड ये कि जो कुछ आईडीएफ ने गजा के अंदर किया उस लिहाज से इजराइल को की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। और देखिए, इसी तरह पड़ चुकी है सारी कहानी। अब तक दो ही खबरें निकल कर आ रही थी। मान्यता कुछ दे रहे थे देश, ज्यादातर देशों ने दी थी, कुछ नहीं दे रहे थे, तमाम चीजें चल रही थी। जो नहीं दे रहे थे उनके देशों में बवाल हो रहा था। इटली जैसे समझ लीजिए, अब जापान भी दिखाऊंगा आज आपको। लेकिन असली कहानी ये शुरू हुई है कि एक पश्चिमी देश, ताकतवर पश्चिमी देश है, अमेरिका के बाद हमेशा उस देश का नाम लिया जाता है। उस देश की एक बड़ी पार्टी ने एक प्रस्ताव भी रखा और उस पर वोट कास्ट भी कर दिया। वो प्रस्ताव ये कि इजराइल की सेना ने जो कुछ गजा के अंदर किया उस लिहाज से इजराइल की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। सोचिए क्या कहते थे, हमास एक आतंकी संगठन है। 2 साल बीत गए, 2 साल बाद आज कहा जा रहा है आईडीएफ यानी इजराइल की सेना आतंकी संगठन है। और सोचिए, जिस देश की सेना पर यह आरोप लग जाए, लेबल लग जाए कि इसकी सेना आतंकी संगठन है, तो सोचिए उस देश का हश्र क्या होगा। आज यही खबर नहीं दिखाऊंगा। खबर आज आपको एक और महत्वपूर्ण दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। कैसे नेतन्याहू की दोस्ती, नेतन्याहू की तरफदारी एक देश की प्रधानमंत्री और उनके 2 मंत्रियों पर भारी पड़ गई है। उनके खिलाफ भी वारंट जारी होने की स्थिति आ गई है। और जिस सीरिया पर दाव लगाया था अमेरिका ने, वही सीरिया अब ट्रंप को आंखें दिखा रहा है। अमेरिका समर्थित गुट के लड़ाकों को एक झटके में सीरिया की सेना ने खदेड़ दिया है। बहुत सारी खबरें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा सबसे पहले आतंकी संगठन वाली खबर क्या है। तो पढ़िए, यूके यानी ब्रिटेन की एक पार्टी है, ग्रीन पार्टी, उसने वोट कास्ट किया। यह वोट इस लेवल पर किया है कि इजराइल की सेना ने जो गजा में किया है उसके तहत इसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहिए। इस पर लेबल लगा दो, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर इजराइल की मिलिट्री पर टेरर ऑर्गेनाइजेशन का यह प्रस्ताव जो पास हुआ, प्रस्ताव जो जिस पर वोटिंग हुई है, उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का लेबल अगर इजराइल की सेना पर लगता है तो इजराइल की मान्यता रद्द होने में वक्त नहीं लगे। फिर इस बात की जंग छिड़ेगी कि अमेरिका, अर्जेंटीना और तो ये हंगरी, ऐसे देश जो फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे नहीं रहे हैं, सिर्फ यही देश इजराइल के साथ संबंध रखेंगे। अब तक तो यह है कि चूंकि एक इजराइल एक देश है, उसकी पहचान है, तो इस लिहाज से कई देशों के साथ उसके आज भी संबंध हैं, कड़वे ही सही लेकिन है। लेकिन जब टेरर ऑर्गेनाइजेशन इजराइल की सेना घोषित हो जाएगी तो इजराइल की मान्यता खत्म होगी और मान्यता खत्म होने के बाद इजराइल खत्म। ये हालात पैदा हो जाएंगे। अब मैं फिर कहता हूं, याद करिए 7 अक्टूबर 2023, याद है क्या कहा था? हमास एक आतंकी संगठन, फिलिस्तीनी सारे के सारे मुसलमान ये आतंकी कहा जाता था ना। 2 साल तक संघर्ष किया है। मैं आज भी कहता हूं, ये पीढ़ी जिनको हम इतिहास पढ़ाते हैं, ये क्रांति पढ़ो, वो क्रांति पढ़ो, ये वाली पढ़ लो, वहां वाली पढ़ लो, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से क्रांति देखी। उस क्रांति में उन्होंने देखा कि आवाज दबाने के लिए बम, गोला, बारूद, सारी हदें पार की गई खुल्लम खुल्ला। इजराइल अकेले ने नहीं, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भी। लेकिन गजा के लोगों ने, फिलिस्तीनियों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जमीन के लिए लड़े। और देखिए, जो बची कुची जमीन थी जिसे उनसे छीनना था, आतंकी का क्या क्या नहीं कहा, फिर भी वो लड़े और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की। तो एक क्रांति का प्रतीक फिलिस्तीन बना जरूर है। आगे देखिए क्या है। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूं एक हमला। ये हमले की आवाज सुनिए। ये दिवाली के पटाखे नहीं चल रहे हैं, अभी समझेंगे आप। तो दावा किया गया कि एसडीएफ, सीरिया के अलेप्पो से वीडियो है, एसडीएफ और एचटीएस के बीच ये संघर्ष हुआ है। एचटीएस क्या है? हयात तहरीर अल शम। हयात तहरीर अल शम के प्रमुख कौन? अल जुलानी। एचटीएस और अल जुलानी के संगठन ने मिलकर, यानी एचटीएस ने मिलकर और अल जुलानी ने मिलकर बशर अल असद का तख्ता पलट किया था। फिर लाडले बन गए थे अमेरिका के। अब अमेरिका ही है जो एसडीएफ, जिसको ये समर्थन देता है। अब कहा जाता है अमेरिका के समर्थन से ही एसडीएफ सीरिया में सक्रिय है। ठीक है, एसडीएफ और एचटीएस आमने सामने आ गए, जबकि ट्रंप को और अल जुलानी के बीच अच्छे संबंध बताए जाते हैं। जबकि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से समर्थन दिए गए एसटीएफ से अल जुलानी का एचटीएस भिड़ गया, यानी खुल्लम खुल्ला फायरिंग। दोबारा एक और सुनिए।
तो ये खबर भी निकलकर सामने आई है कि अल-जुलानी ने मोर्चा खोल दिया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। लेकिन एक मुसीबत बड़ी है इटली की पीएम की। इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। इनके और इनके दो मंत्रियों के खिलाफ आईसीसी में शिकायत की गई है। इन पर भी वॉर क्रिमिनल होने का आरोप लगाया गया है। सुनवाई होगी और अगर उसमें पाया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इजराइल जो कुछ गजा में कर रहा है वो अकेले अपने दम पर नहीं कर रहा, बल्कि मेलोनी यानी इटली की पीएम और उनके दो मंत्री भी इसमें शामिल हैं, ये कहा जा रहा है। जैसे कि नेतन्याहू और नेतन्याहू के मंत्री के खिलाफ आईसीसी ने वारंट जारी किया है गिरफ्तारी का, क्या मेलोनी के खिलाफ भी होगा? क्योंकि पहले से ही वो घिरी हुई है अपने देश में अपने नागरिकों से। जब फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार किया था 48 घंटे तक बवाल हुआ था, और अब देखिए मेलोनी की दिक्कत बढ़ती जा रही है। वहीं स्पेन ने एक नई फाइल कंप्लेंट कर दी है। स्पेन टू फाइल आईसीसी कंप्लेंट ओवर इजराइल्स मिस ट्रीटमेंट ऑफ समुद्र फ्लोटिला एक्टिविस्ट। यानी एक और नई तगड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब तक तो गजा में हो रहे नरसंहार का मसला था, अब गैरकानूनी तरीके से समुद्र फ्लोटिला शिप पर कब्जा करना और उनके उसमें सवार जो स्पेन और पश्चिमी देशों के नागरिक थे उनसे बदसलूकी, बदतमीजी, जिसके लिए बेन गुएर ने जिक्र किया कि हाँ, समुद्र फ्लोटिला में सवार जितने भी लोग थे उनको हिरासत में भी लिया और उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। इसको लेकर आईसीसी का दरवाजा खटखटा दिया है, क्योंकि जितने भी लोग थे वो इजराइल नहीं जा रहे थे, वो सब गजा फिलिस्तीन जा रहे थे। फिलिस्तीन अपने आप में एक देश है और हमारा देश भारत भी कहता है, हाँ, हमने तो वोट कास्ट किया था ना। अब सोचिए, सारे के सारे एक स्वतंत्र देश में जा रहे थे। इजराइल के पेट में दर्द होता है, वो उन्हें अगवा करता है। मैं अगवा शब्द का कहूंगा, जो लोग कहते हैं ना हिरासत गिरफ्तार नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इस देश ने अगवा किया और अगवा करके उनके साथ बुरा व्यवहार किया। अब आईसीसी में ऐसे भी खचेड़ा जा रहा है कि भाई तुम इधर आओ, अब इधर भी जाकर जवाब दो। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आई। पहले ये खबर देखिए, ये जापान से निकली वीडियो है। क्या हो रहा है यहां पर देखिए। तो जापान में भी प्रोटेस्टर्स सड़क पर उतर आए। जापान के लोग हैं जिन्होंने इजरायली एम्बेसी को घेर लिया और फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। अच्छा, आप कहेंगे जापान में ये सब क्यों? तो जापान के बारे में बता दूं, जब 142 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, तभी जापान भी बिल्कुल इटली की तरह इठला रहा था। इसने कहा नहीं, हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे। तब जापान के लोगों ने, कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन जब सीज फायर हुआ तो लगा कि सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन देखने को मिला इजराइल लगातार हमले कर रहा है और जापान की सरकार की तरफ से एक बार भी इसका विरोध नहीं किया जा रहा। ऐसे में जापान के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इजरायली एम्बेसी जो जापान में बनी हुई है उसे घेर लिया और उसके बाहर खड़े होकर फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। अब जरा इस चेहरे को जरा गौर से देख लीजिए। ये भारतीय छात्र है। दावा किया गया ये भारतीय छात्र रूस पढ़ने गया था, लेकिन अचानक से ये रूस की सेना में शामिल होता है, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ता है। 3 दिन तक लगातार ये यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ युद्ध लड़ता है और तीसरे दिन ये यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर कर देता है। दरअसल इस खबर को उमाशंकर सिंह ने भी लिखा। यूक्रेन सेना का कहना है कि भारतीय नागरिक ने 3 दिन तक रूस के लिए लड़ने के बाद यूक्रेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी सोचिए किस स्तर पर युद्ध लड़ा जा रहा है रूस और यूक्रेन का भी।